इस वीडियो से हम बाकायदा इस कोर्स का जो है आगाज़ करते हैं और इस वीडियो में होपफुली हम अ, थोड़ी बहुत थ्योरी देखेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज़ जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी, तो होपफुली आपको इजीली सिखा दूंगा, वो ये कि वेब डेवलपमेंट का रोल कहाँ पे है। क्योंकि हमने बेसिकली इस कोर्स का मकसद है कि आप वेब डेवलपमेंट सीखें और होपफुली अपने लिए या क्लाइंट्स के लिए या किसी जॉब पे आप वेब एप्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। वेब डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं, उसका एक पार्ट है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली प्रोसेस है एप्लीकेशंस बनाने का डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। मैं प्लेटफॉर्म्स क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली उस काम को कहते हैं जिसके ज़रिए आप ऐप्स बनाते हैं। और अगर ऐप की डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये कुछ इस तरह से होगी कि ऐप किसी उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो आपका कोई ख़ास काम सर अंजाम कर देता हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया के लिए आप फेसबुक यूज़ करते हैं या ट्विटर यूज़ करते हैं, तो उसके जो ऐप्स हैं वो आपका वो वाला काम करते हैं। ठीक है, तो ऐप की डेफिनेशन ये है कि कोई ख़ास काम करने वाला सॉफ्टवेयर, उसको ऐप कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं। फुल फॉर्म ऑब्वियसली एप्लीकेशन है, शॉर्ट में उसको ऐप कहते हैं। होपफुली आपको ऐप्स का पता चल गया होगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस से आप ऐप्स बनाते हैं और ऐप्स जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब प्लेटफॉर्म्स क्या है? प्लेटफॉर्म्स आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन शायद आपको अंदाज़ा हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जब आप कोई भी कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो उसमें जो आप सबसे पहला सॉफ्टवेयर करते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में जो है वो यूजुअली विंडोज़ जो है वो सबसे मशहूर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी आपको पीसी ले के आते हैं तो आप उसमें विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल करते हैं, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने लिए ऐप्स बनाने की गाइड प्रोवाइड करता है एक। ठीक है, तो विंडोज़ जो है, अगर आपने उसके लिए ऐप्स बनाने हैं, लाइक विंडोज़ ऐप्स बनाने हैं जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि विंडोज़ को ओन करता है वो एक प्रॉपर इसकी गाइड देता है आपको कि वो कैसे बनाने हैं, और इनकरेज भी करता है। क्योंकि अगर ऐप्स नहीं होंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वो यूज़लेस है। ठीक है, यूजुअली हर ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश करता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा ऐप्स हों। उसकी चंद एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, लाइक आईओएस ऐप्स। जो आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको आईओएस कहते हैं, तो उसकी ऐप डेवलपमेंट भी होती है जो कि टोटली डिफरेंट होती है विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट से। फिर एंड्रॉयड आ जाते हैं। ऑफ कोर्स एंड्रॉयड का ऑलमोस्ट सभी को पता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसकी ऐप डेवलपमेंट भी एक सेपरेट फील्ड है। तो इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो कॉमनली आप लोगों को पता है ना। ये लाइक आप डेली यूज़ भी में भी करते हो इनमें से कुछ। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके लिए आप जो है वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो वॉच ओएस है, जो कि एंड्रॉयड का ही एक वेरिएंट है, जो कि एंड्रॉयड वॉचेस में आता है। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं एंड्रॉयड की उसमें आता है वो। सो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए भी ऐप डेवलपमेंट होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईओएस का ऐप जो है वो एंड्रॉयड में नहीं चलेगा। अगर ट्विटर चाहता है कि उसका ऐप एंड्रॉयड पे भी चले और आईओएस पे भी चले, तो वो आईओएस के लिए एक सेपरेट ऐप बनाएगा। फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली उसमें वो वही डालेगा जो एंड्रॉयड ऐप में भी है, लेकिन वो दोनों की डेवलपमेंट जो है वो सेपरेट करेगा। तो इस तरह हर प्लेटफॉर्म या हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंकरेज करता है, उसकी एक गाइड प्रोवाइड करता है। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस चीज़ का पता हो। होपफुली आपको भी ये पहले से ही पता होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो है वो जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट जो है ना वो जो न्यूबीज़ हैं, बिल्कुल नए हैं, तो उनको कर रहा हूँ। तो अगर आपका इस दौरान कोई क्वेश्चन है तो वो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि हम बेसिकली हमने इन चारों में से कोई चीज़ भी नहीं सीखनी इस कोर्स में। लाइक हम iOS डेवलपमेंट या विंडोज़ डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट नहीं सीख रहे। हम सीख रहे हैं वेब ऐप डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो वो क्या चीज़ है बेसिकली? मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी हुई है एक्चुअली। आप चाहें तो बजाय ये कि आप हर प्लेटफॉर्म पे सेपरेट एप्लीकेशन लॉन्च करें जिसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो सकती है। लाइक अगर आप कोई स्टार्टअप है, नई कंपनी शुरू कर रहे हैं और उसकी कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो अगर आप इन 3 मेजर प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं तो इन तीनों के लिए आपको डेवलपर्स इसके हायर करने पड़ेंगे और उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। सो यहाँ पे आते हैं वेब ऐप्स। वेब ऐप्स क्या है बेसिकली? आप जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट नहीं करते, आप टारगेट करते हैं इंटरनेट ब्राउज़र को। आप ऐप्स बनाते हैं इंटरनेट ब्राउज़र्स के लिए और आप उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर देते हैं या डिप्लॉय कर देते हैं या लाइव कर देते हैं, ठीक है। और वो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म पे वेब ब्राउज़र्स या इंटरनेट ब्राउज़र्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल iOS ऐप्स में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में डेफिनेटली इंटरनेट ब्राउज़र भी होगा, सफारी या क्रोम भी इवन डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ में भी क्रोम और इनका अपना भी एक एज ब्राउज़र है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉयड में ऑब्वियसली हर कंपनी का ही ब्राउज़र तकरीबन अवेलेबल है। तो आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट ब्राउज़र डाउनलोड करके या प्री इंस्टॉल्ड पीसी में आते हैं, तो आप उसको यूज़ करके वेब एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जो वेब एप्लीकेशन होती है वो आ, इसको मैं जो अपने अल्फाज में कहूँगा, वन प्लेटफॉर्म टू रूल देम ऑल। ये किसी मूवी से एक्चुअली रेफरेंस लिया मैंने। सो बेसिकली वेब एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं, तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं वो एप्लीकेशन बना रहे होते, आप वो इंटरनेट के लिए बना रहे होते हैं और इंटरनेट ब्राउज़र के लिए बना रहे होते हैं। और जब वो एप्लीकेशन लाइव हो जाती है यानी इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है, किसी भी प्लेटफॉर्म वाला यूज़र, लाइक वो चाहे एंड्रॉयड का यूज़र हो, चाहे वो विंडोज़ का यूज़र हो, चाहे वो iOS का यूज़र हो, या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो अवेलेबल हैं, वो इंटरनेट ब्राउज़र के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से वेब एप्लीकेशन जो है ना वो पिछले 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। आपको शायद याद हो कि आज से मे बी 10-15 साल पहले आपने कोई भी काम करना होता था तो आप यूजुअली उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे। अब क्या होता है, यूजुअली आप जब एक नया पीसी लाते हैं और आप उसमें जो पहली चीज़ इंस्टॉल करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हैं, और ये वही आपका पूरा लाइक कंप्यूटर हो जाता है। अभी मैंने काफ़ी वेब एप्लीकेशंस की तारीफ़ कर दी है, सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं और इनकी लाइक प्लेस क्या है ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फील्ड है उसमें, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि अगर वेब एप्लीकेशंस इतनी ही अच्छी हैं, लाइक वो सारी जगह एक्सेसिबल हैं, तो फिर इन ऐप्स की ज़रूरत क्या है? इन ऐप्स की एक्चुअली ज़रूरत है। वेब एप्लीकेशंस जो है ना वो काफ़ी लिहाज से लिमिटेड होती हैं। वो जिस कंप्यूटर में वो चल रही होती हैं यूजुअली उस कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल नहीं होते। आई नो ये आपको शायद मेरी ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई होगी, तो डोंट वरी, हम जब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इनकी प्लेस भी है रियल वर्ल्ड में, इसीलिए तो अभी तक ये एप्लीकेशंस बनती हैं, ठीक है।
लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आपके पास कोई आइडिया है तो आप सबसे पहले उसको वेब एप्लीकेशन ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीपर होता है, ये इजी है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसीलिए लोग जो है सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं और अपनी कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। उसके बाद वो अगर उनका ऐप जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो जाए तो फिर वो हर प्लेटफॉर्म के लिए सेपरेट एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो कि इनके बेसिकली स्टोर्स के ज़रिए अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है, विंडोज़ एप्लीकेशन यूजुअली आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इनका अपना स्टोर भी है, अभी iOS का भी स्टोर है। तो इस तरह ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड जो है वो चलती है। ठीक है, तो होपफुली आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि वेब डेवलपमेंट और जो बाकी किस्म की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उसमें एसेंचुअली क्या डिफरेंस है, वो आपको होपफुली पता चल गया होगा। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गोल एक्चुअली इस कोर्स का क्या था वो रिपीट करता हूँ मैं, कि हमने वेब डेवलपमेंट यानी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखनी है। लेकिन वेब डेवलपमेंट एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं आपको फेमिलियर कराना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग से। सो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग क्या है? वेब एप्लीकेशंस इवन दो बहुत पॉपुलर हैं और यूजुअली इजी टू मेक भी हैं, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग बेसिक नहीं पता तो फिर आपको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग ही सीखनी चाहिए, ताकि आपको बेसिक लॉजिक स्टेटमेंट लूप्स वगैरह का पता चल जाए। और जब आप फिर वेब डेवलपमेंट में आएंगे तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट जो है वो निस्बतन ईजी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने बड़ा वियर्ड डिसीजन लिया है इस कोर्स को बनाने के लिए, कि हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। ये अजीब फ़ैसला है वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं कंसिडर की जाती। वो एक वेब के लिए स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज है। लेकिन बहरहाल हम उसके ज़रिए कुछ ऐप्स बनाएंगे, जनरल पर्पस ऐप्स। उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या होते हैं। तो हम वो बनाएंगे और उसके बाद जो है वो जब हम जावास्क्रिप्ट से बेसिकली फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर हम मूव करेंगे वेब डेवलपमेंट की तरफ। और उस दौरान अगर आपने अभी तक HTML CSS के अपने स्किल्स या तो सीखे नहीं या फिर आपने पॉलिश नहीं किए तो आप कर लें इस दौरान, तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ताकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जावास्क्रिप्ट पे जाएं। और बेसिकली वेब डेवलपमेंट जो है इन्हीं 3 लैंग्वेजेस से होती है, HTML CSS, और जो तीसरी एक चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट, जो कि हम ऑब्वियसली इस कोर्स में टू अ सर्टेन लेवल मास्टर करने वाले हैं। अगेन क्वेश्चन आता है कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम बनाएंगे क्या, क्या सीखेंगे एग्जैक्टली इस वीडियो में हम, यानी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास क्या नॉलेज होगी। बेसिकली आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है जो कि अभी तक शायद आपका उससे वास्ता ना पड़ा हो, अगर आप टोटली कंप्यूटर्स की फील्ड में नए हैं, तो वो है कमांड लाइन। अगर आप अपने विंडोज़ या अगर आप मैक ओएस पे हैं तो उसको टर्मिनल कहते हैं। अगर आप लिनक्स पे हैं तो उसको उसको अगेन टर्मिनल कहते हैं, लेकिन विंडोज़ पे इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। अगर आप इसको ओपन करें तो ये एक ब्लैक सी विंडो ओपन हो जाएगी। आपके पास थोड़ी डिफरेंट होगी मे बी, अगर आपके पास विंडोज़ 11 नहीं है तो, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट हर विंडोज़ में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये एक ब्लैक एंड वाइट विंडो है और इसमें टाइप करने का ऑप्शन है। सो ये बेसिकली करता क्या है, समटाइम्स आपने कुछ अजीब अजीब चीज़ें लोगों को करते हुए देखा होगा इधर। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं CLI या कमांड लाइन इंटरफेस। CLI से मुराद है कमांड लाइन इंटरफेस। तो यूजुअली आप अपने कंप्यूटर को
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक आप जब क्लिक वगैरह करते हैं या फिर माउस को मूव वगैरह करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तो इसको आप कहते हैं कि ये मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ। आम ज़ुबान में इसको GUI भी कहते हैं। ठीक है। सो आपने मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ में सिर्फ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही यूज़ किया होगा। लेकिन जब आप डेवलपमेंट में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है और काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड ही नहीं करते। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि GUI प्रोवाइड नहीं करते। वो टोटली कमांड लाइन टूल्स होते हैं। ठीक है। उसको कमांड लाइन टूल्स कहते हैं या CLI टूल्स कहते हैं। ठीक है। और वो अ, जो आम कंप्यूटर यूज़र होता है वो तो यूज़ नहीं करता इन टूल्स को, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए ये टूल्स बड़े हेल्पफुल होते हैं समटाइम्स। तो हम बेसिकली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग को सीख के हम CLI टूल्स बनाएंगे। ठीक है। मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ये सब कुछ क्या है, लाइक इसको यूज़ एक्चुअली कैसे करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम जावास्क्रिप्ट का एक डिफरेंट वेरिएंट यूज़ करेंगे CLI ऐप्स के लिए। उसको जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक दूसरा रन टाइम कहते हैं। अगेन इन टर्म्स को अभी इतना गौर फिक्र ना करें इस पे, लेकिन उसका नाम है Node.js। Node.js इज़ एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ओह, इतनी ज़्यादा टर्म्स, अभी आपको इसकी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इधर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ठीक है। और ये इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। ठीक है। यूजुअली जो कोर्स बनाने वाले होते हैं वो साथ में एक इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहे होते हैं। अगर इंस्टॉलेशन आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो आपका इस फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। इसको इंस्टॉल करें। अगर कोई ट्रबल आती है, कोई अजीब सा एरर वगैरह आता है तो मुझे बताएं या इंटरनेट को सर्च करें, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लें। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर ये आपकी कमांड लाइन के ज़रिए ये एक्सेसिबल होगा Node.js। ठीक है। तो बेसिकली हम Node.js सीखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही है। ठीक है। और इसके ज़रिए हम CLI ऐप्स बनाएंगे और साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट भी सीखते जाएंगे। और जब हम वेब डेवलपमेंट सीखने पे आएंगे इसके बाद, तो वेब डेवलपमेंट आपको काफ़ी इजी लगेगी। ठीक है। ये हमारा मकसद है, ये हमारा गोल है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने वैसे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कमांड लाइन इंटरफेस को, लेकिन मैं मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस कोर्स की कि इसको एक्सप्लेन करना। बेसिकली जो चीज़ें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कर रहे होते हैं, लाइक फ़ाइल्स को बनाना, फ़ाइल्स को डिलीट करना, कॉपी पेस्ट करना, रीनेम करना, ये सारा कुछ आप अपने माउस वगैरह से कर रहे होते हैं। सेम चीज़ें जो है वो आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है। सेम चीज़ें कर सकते हैं और इसमें सिर्फ आपको कीबोर्ड चाहिए होता है। ये अब आप कहेंगे ये तो हर काम को मुश्किल कर देगा। ये एक्चुअली मुश्किल नहीं करता, ये इजी कर देता है। अगर आपको 10 फ़ोल्डर्स किसी एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो आप माउस के ज़रिए 10-15 क्लिक करेंगे, लेकिन जो कमांड लाइन के ज़रिए आप बड़ा इजीली नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शो करता हूँ। मैं अपने PC पे जाता हूँ और मैं C ड्राइव में जाता हूँ, यूज़र्स में जाता हूँ, माई PC में जाता हूँ और इधर फिर मैं डाउनलोड्स में जा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन इधर जो है सेम चीज़ मैं ऐसे करूँगा, माई PC, और मैं ऑलरेडी जो है वो इस लोकेशन पे हूँ। ठीक है। C यूज़र्स माई PC, तो इसी के अंदर ही डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है। तो मैं CD करूँगा और टैब का बटन प्रेस करूँगा तो डाउनलोड फ़ोल्डर जो है वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। मैं एंटर करूँगा तो अभी मेरी लोकेशन जो है वो ये है। ठीक है। तो जो भी मैं एक्शंस परफॉर्म करूँगा वो इस लोकेशन के लिहाज से होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर dir करूँगा तो ये मेरी जितनी भी फाइल्स हैं इस फोल्डर में वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है। उनका साइज़ वगैरह भी आ जाता है, यस ये। ठीक है।
तो ये जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस है जिसको CLI भी कहते हैं, ठीक है। और जो अभी अभी मैंने रन किया है लाइक DIR, ये एक कमांड लाइन इंटरफेस की एप्लीकेशन है, यानी CLI एप्लीकेशन है। तो जो कोई भी चीज़ मैं CLI में रन कर सकता हूँ वो एक CLI ऐप है, लाइक DIR, या फिर मैंने अभी अभी CD किया। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। सो चेंज डायरेक्टरी जो है वो एक CLI टूल है जो कि पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर से अगेन मुराद ये है कि CD सिर्फ आप जब CD को चलाएंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप CD के आगे बताएं कि मैंने C के अंदर यूज़र्स में जाना है और आप एंटर करते हैं तो आपकी करंट लोकेशन जो है वो इस वक्त C और यूज़र्स है, और आप इधर DIR कर सकते हैं। तो इसके अंदर माई PC का फ़ोल्डर है और पब्लिक का फ़ोल्डर है जो कि हमने इधर देखा भी था यूज़र्स के अंदर, ठीक है। तो सेम चीज़ है, बेसिकली एक ही कंप्यूटर है, उसको आप दो तरीक़ों से जो है वो एक्सेस या मैनिपुलेट यानी चेंज कर सकते हैं। सो यूजुअली लोग जो आम तौर पर लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादा इजी होता है। लेकिन हम जब वेब डेवलपमेंट या इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जनरल करते हैं तो हमारे जो अक्सर टूल्स होते हैं इन डेवलपमेंट्स के लिए, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो कमांड लाइन टूल्स होते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने Node.js डाउनलोड किया है, ठीक है। ये भी एक टूल है जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये Node.js जो है एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, ऐसे कह लें, ठीक है। सो हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और Node.js को बताएंगे कि ये कोड इधर पड़ा हुआ है और ये उसको कंपाइल करके आपके कंप्यूटर में वो कोड चला देगा, ठीक है। सो इस तरह यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम जावास्क्रिप्ट को भी सीखते जाएंगे और CLI टूल्स साथ साथ बनाते जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो चुकी है, सो आई थिंक अब हमें प्रैक्टिकली इस कोर्स को शुरू करना चाहिए। थ्योरी भी इम्पोर्टेंट थी, प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। सो एक चीज़ जो आपको चाहिए होगी, एक सॉफ्टवेयर जिसको VS कोड कहते हैं जी, ये VS कोड, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लें, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा VS कोड तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी और इधर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गाइड कर देंगे डाउनलोड कैसे करना है। ये बेसिकली क्या है, ये एक फैंसी टेक्स्ट एडिटर है। बेसिकली आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो विंडोज़ के अंदर अपना नोटपैड आता है। लेकिन उसमें कलर हाईलाइटिंग नहीं होती तो वो थोड़ा सा ना ट्रबल करता है। ट्रबल नहीं करता है सच, कोड को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट विजुअली जो है ना ये यहाँ पे कोड लिखना इजी होता है। ये एप्लीकेशन है बेसिकली जिसका स्क्रीनशॉट इधर लगा हुआ है। सो ये आपके कोडिंग के प्रोसेस को इजी कर देता है, सिंपल एज दैट। सो हम भी यही यूज़ करेंगे, तो इसको डाउनलोड कर लें ताकि इसमें हम कोड लिख सकें और फिर हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। ओके, सो होपफुली आपने ये दोनों एप्लीकेशंस जो हैं Node.js और VS कोड जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ली होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी जगह पे आप एक फ़ोल्डर बना लें ताकि आपकी जो कोड वाली फाइल्स हैं वो उधर ही रहें। तो मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, लाइक प्रैक्टिस के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और इसको ओपन कर लें और इसको फिर हम VS कोड में ओपन कर देंगे, ठीक है। विंडोज़ 11 में ये कुछ इस तरह से होगा, विंडोज़ 10 वगैरह में भी आई थिंक सिमिलर ही होगा। लेकिन अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो आप सीधा VS कोड खोल लें और उधर आपको ये मेन्यू मिलेगा और इधर फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और फिर वो फ़ोल्डर जो है वो जो अभी अभी आपने बनाया उसको ओपन कर लें, ठीक है। तो मैंने ये प्रैक्टिस का फ़ोल्डर ओपन कर लिया, मैं इसको ज़रा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाए, ठीक है। और ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, इनफैक्ट आप इधर से भी देख सकते हैं,
ठीक है, ये एम्प्टी फोल्डर है आपका। शायद ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो, ये जो प्रोजेक्ट पैन है, इसको प्रोजेक्ट पैन कहते हैं, इसको कुछ भी कह लें। आपका शायद लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो, तो ये मैटर नहीं करता। आप इस पे फाइल न्यू पे क्लिक करें और फाइल का नाम लिखें। हम इधर लिख देते हैं app.js। सो JS से मुराद ये है कि ये एक जावास्क्रिप्ट कोड वाली फ़ाइल है, ठीक है। तो हर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि उस फाइल में क्या है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा इमेजेस जो है वो .png होती हैं या JPG होती हैं, ठीक है। और इसी तरह वीडियो फॉर्मेट्स भी आपको पता होंगे, .mp4 जो है वो वीडियो होती है। तो इसी तरह जो .js होती है वो बेसिकली शो करती है कि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ठीक है। सो एंटर करेंगे तो ये फ़ाइल बन जाएगी और ये आपके इधर कोड एडिटर में खुल जाएगी। आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं कंट्रोल और प्लस या माइनस से, ठीक है। तो ये हमारी एक फ़ाइल खुल गई है। इसके अंदर हम फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड जो हम अब लिखना शुरू करेंगे और सीखेंगे इसको चलाना कैसे है। तो आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड लिखें, जैसे कि मैंने इधर ये कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखी है। ऑफ कोर्स अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कर रहा है। आप इधर कोई स्ट्रिंग लिखें, ऐसे का ऐसा ही कोड लिख लें और फिर कमांड लाइन इंटरफेस खोलें, ठीक है। और फिर cd करें इस फोल्डर पे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डेस्कटॉप फोल्डर है वो बेसिकली जो डेस्कटॉप की सारी फाइल्स होती हैं वो यूज़र्स के अंदर होती हैं। मैं आपको पहले इधर से शो करवा देता हूँ। सी के अंदर यूज़र्स, माई पीसी जो आपका यूज़र होगा, और ये रहा डेस्कटॉप का फ़ोल्डर, और ये हमारा प्रैक्टिस का फ़ोल्डर, ठीक है। तो इसमें हमने cd करना है, यानी चेंज डायरेक्टरी करनी है। सो हम cd लिखेंगे और हम माई पीसी में तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम माई पीसी में डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर स्लैश प्रैक्टिस, सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ये बैकवर्ड स्लैश है, प्रैक्टिस, ठीक है। सो इस तरह हम इस फोल्डर में आ चुके हैं। और अगर हम इधर dir करेंगे, जो कि कमांड क्या करती है, ये उस डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ है उसको शो कर देती है। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि app.js फाइल एक मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने जो Node.js इंस्टॉल किया था वो काम आएगा। हमने Node.js इंस्टॉल किया था तो वो नोड के ज़रिए हमारे पास अवेलेबल है, यानी नोड कमांड के ज़रिए, ठीक है। जब भी हम नोड कमांड चला रहे होंगे तो वो हमारे पास अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि हमने Node.js इंस्टॉल किया था। पहली चीज़ आपने कमांड लिखनी होती है जो आपने रन करनी है, जो कि हमने नोट करनी है, और उसके बाद स्पेस दे के आप इसको कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं। वो हर कमांड लाइन जो टूल है उसके मुताबिक है। अब Node.js जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि नोड के बाद आप उस फाइल का इसको URL दें जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो हम इसको कहेंगे app.js, ठीक है। और हमें पता है कि वो इसी फोल्डर में है app.js, तो इसलिए इसके शुरू में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप नोड को माई पीसी में रन करेंगे और आप app.js को रन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पूरे का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उसी फोल्डर में हैं तो हम नोट स्पेस app.js एंटर करेंगे। तो जो हमने इधर लिखा था टेक्स्ट, वो वैसे का वैसा ही इधर प्रिंट हो चुका है। तो इससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि अभी तक जो आपने ट्यूटोरियल फॉलो किया है वो सही से चल रहा है। आपने Node.js इंस्टॉल किया, आपने जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल लिखी और आपने उसको रन भी कर लिया है, जो कि अभी अभी इधर शो हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी अभी देख लिया कि हम यहाँ पे वैलिड जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और फिर उसको इस कमांड के ज़रिए रन कर सकते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट को लिखने का जो है सिलसिला वो शुरू करते हैं ताकि हम जावास्क्रिप्ट को सीख सकें और इसके मास्टर बन सकें और फिर वेब डेवलपमेंट में आए और उसको मास्टर कर सकें, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले
जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दुनिया में। जावा एक है, पाइथन है, सी शार्प वगैरह है। तो ये इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उस सब में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है कॉमन होती हैं। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है चीज़ वो है वेरिएबल्स। सो आपका प्रोग्राम जो है वो जिस दौरान चल रहा होता है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, कुछ चेंज होती हैं, कुछ नई सेट होती हैं। सो इसकी एग्जांपल मैं आपको इधर देता हूँ। ये फाइल एक्सप्लोरर जो है ये भी एक प्रोग्राम है। ऑब्वियसली ये बिल्ट इन आता है विंडोज़ के साथ। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाता है, जब आप इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। सो ये एक वेरिएबल के ज़रिए इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। यानी प्रोग्रामिंग में जो फाइल एक्सप्लोरर की प्रोग्रामिंग है उसमें किसी ना किसी जगह पे ये कोड लिखा होगा कि अगर इस पे क्लिक हुआ हुआ है तो इसको ओपन करना है, अगर नहीं हुआ तो इसको शो नहीं करना। ठीक है। सो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो वेरिएबल्स में स्टोर होती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है। सो अब वेरिएबल्स जो है वो अगेन जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया है, वो एक मेमोरी लोकेशन होती है रैम के अंदर, जो आपके कंप्यूटर में रैम होती है। वो हर वेरिएबल को थोड़ी सी एलोकेट हो जाती है, यानी उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन, आपके प्रोग्राम को चलने के लिए चाहिए। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में वो डिफ़ाइन होता है दो किस्म से। एक होता है लेट वेरिएबल्स उसको कहते हैं, दूसरे होते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल्स। इन दोनों में फ़र्क यह है कि कॉन्स्ट वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है। तो आप अगर ये सेट करें तो फिर आप बी को कुछ और सॉरी ए को कुछ और नहीं सेट कर सकते। ठीक है। सो क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है। और दूसरी किस्म का वेरिएबल होता है लेट वेरिएबल, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। सो यही इसमें बेसिकली फ़र्क है। और भी कुछ फ़र्क हैं लेकिन वो हम एडवांस लेक्चर्स में सीखेंगे। सो मैं अगेन वेरिएबल्स पर दोबारा आता हूँ, ये कोड रिमूव करता हूँ। दो तरीके से आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, कॉन्स्ट से और लेट से, और हमेशा कोशिश करें कॉन्स्ट से ही करें। ठीक है। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट। अब इस वेरिएबल को हमने एक नाम देना है। सो वेरिएबल जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, रैम में एक लोकेशन होती है जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब उस लोकेशन को हमने कोई ना कोई नाम देना है ताकि उसको हम दोबारा एक्सेस कर सकें। अगेन इसका यूज़ कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं। तो हम फ़िलहाल इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे माय नेम। ठीक है। सो हम इसको माय नेम का एक वेरिएबल बना देते हैं। अब हम इसमें कुछ वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए हम ये इक्वल साइन यूज़ करेंगे। ठीक है। और फिर हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डाटा टाइप्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की के जो है वो अपने डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? जो मेमोरी आपको रैम में एलोकेट हुई है उसमें आप किस किस्म की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं उसको डाटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है। किस किस्म की वैल्यूज़ आप रैम में स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम चलने के दौरान, उसको हम डाटा टाइप्स कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आई थिंक 7-8 डाटा टाइप्स हैं टोटल। सो एक सबसे जो ज़्यादा कॉमन है वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप बेसिकली डबल कोट्स से शुरू होती है। ठीक है। और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो उस रैम के अंदर जो आपको स्टोरेज मिली है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो माय नेम में मैं स्टोर कर देता हूँ अपना नाम, जो कि क्वाइट स्ट्रेंजली ये नाम है। ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करेंगे कि माय नेम जो है वो यानी माय और नेम के अंदर जो है ना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। तो आप शायद इधर स्पेस डालना चाहें, लेकिन वेरिएबल के नेम्स में स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, या तो अंडरस्कोर डाल देते हैं ताकि ये इजी टू रीड हो जाए। ठीक है। या फिर एक और
बड़ा मशहूर फॉर्मेट है जिसको कैमल केसिंग कहते हैं। वो ये कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, सिवाय पहले के। सो पहला माई और फिर नेम, ये जस्ट एक कन्वेंशन है, रवायत है, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको माई नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ये पढ़ा नहीं जाता, राइट। ये कहाँ पे पहला वर्ड शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, वो उसकी आपको क्लैरिटी से आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें ये वाली अप्रोच यूज़ करने की। कोई भी वेरिएबल का आपने नाम लिखना हो तो आप जो वेरिएबल का नाम, अगर तो वो एक ही वर्ड है तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ठीक है, आप उसको सिर्फ पर्सन लिखते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपका वेरिएबल जैसे कि माय नेम था, तो आप कोशिश करें कि उसको रवायत के मुताबिक, जावास्क्रिप्ट की रवायत के मुताबिक कैमल केसिंग में लिखें। पहला लेटर छोटा और बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उनके पहले लेटर कैपिटल, ठीक है। सो ये हमने अभी अभी जो किया है, ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है। इस कोड को सेव करते हैं और हम इसको कोड को चलाते हैं, सेम कमांड जो हमने पहले चलाई थी। तो आप देखेंगे इस कोड ने कोई भी आउटपुट नहीं दी, एम्प्टी लाइन, कुछ भी नहीं आया। तो इसका मकसद क्या है? बेसिकली जब ये प्रोग्राम चला और जब ये ख़त्म हुआ, उसके दौरान रैम में एक स्पेस बनी, उसमें ये वैल्यू स्टोर हुई, फिर प्रोग्राम एंड हो गया और वो वैल्यू और या फिर वो रैम की जो स्टोरेज है वो दोबारा से दूसरे प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हो गई है। सो हमने इसको यूज़ ही कहीं नहीं किया, हमने तो सिंपली सिर्फ डिफ़ाइन किया है। सो हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, राइट। अब हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम अपनी वो जो पहले वाली स्टेटमेंट है जो हमने सबसे पहले यूज़ की थी console.log, उसको देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होती है, क्योंकि उसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया, और अगेन शायद मैं ये बात बतानी भूल गया हूँ कि जब आप एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो उस लाइन के एंड पे आप सेमी कॉलन लगाते हैं। तो हमने ये एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है माय नेम के नाम से, ठीक है, और उसमें हमने एक इनाम नाम का स्ट्रिंग जो है वो स्टोर किया है और हमने इसको एंड किया है सेमी कॉलन से, राइट। ये एक वेरिएबल डिफ़ाइन हो गया, लेकिन हमने इसको यूज़ कहीं नहीं किया। अब हम इसको यूज़ करते हैं। सो जैसा कि शायद आपने पहले भी देखा पुराने प्रोग्राम में, हमने console.log ये एक लाइन ऑफ कोड हमने यूज़ किया था। इसको दोबारा यूज़ करते हैं। अभी आप बहुत डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक फ़ंक्शन कॉल है, फंक्शंस को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक फ़ंक्शन कॉल है। इसके अंदर आप कोई वैल्यू दें या कोई वेरिएबल का नाम दें, ये सिंपली उसको प्रिंट कर देगा हमारी कंसोल में। इसको कंसोल भी कहते हैं। सो हम करते ये हैं कि हम माय नेम जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया है उसको इस फंक्शन में पास कर देते हैं। सो हम इसको पास करते हैं, अगेन एंड करना है सेमी कॉलन से और इसको सेव करना है, और अब हम दोबारा वही कमांड चलाएंगे तो जो इस वेरिएबल में जो स्टोर था वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं एक ही क्लिक करता हूँ और ये मेरी प्रीवियस कमांड इधर आ जाती है। वो इस तरह के जो एरो कीज़ होते हैं आपके कीबोर्ड पे, अगर आप अप वाला बटन दबाएंगे तो जो आपकी लास्ट कमांड होगी वो दोबारा आ जाएगी। तो मैं इस तरह ये इजीली कर पाता हूँ, ठीक है। एरो क्लिक एंटर, एरो क्लिक एंटर, ठीक है। सो इसलिए मुझे ये कमांड बार बार दोबारा नहीं लिखनी पड़ रही। तो हमने अभी अभी बहुत छोटा सा एक CLI प्रोग्राम बनाया है जो कि बेसिकली मेरा नाम प्रिंट करता है। तो आप भी ये बनाएं, ये बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है और बिल्कुल आपको बनाना चाहिए जो कि आपका नाम प्रिंट करता हो। तो इस स्ट्रिंग में आप अपना नाम लिख देंगे तो वो आपकी रैम में स्टोर हो जाएगा, और जब कंसोल लॉग वाली स्टेटमेंट जो है वो रन होगी तो वो चेक करेगा माय नेम में क्या है, उसमें आपका नाम लिखा होगा और वो उसको प्रिंट कर देगा। एक चीज़ जो कि
आप में से मेरे ख्याल से सभी को शायद पता हो, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोड जो है वो टॉप से बॉटम चलता है। लाइक सबसे पहले पहली स्टेटमेंट चलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, ऐसे। ऑब्वियसली ये शायद आप लोगों को पहले से पता हो। तो ये जो है लाइन सबसे पहले चलती है जो कि वेरिएबल डिफाइन करती है, और लाइन नंबर 3 जो है वो उस वेरिएबल को एक्सेस करके उसको यूज़ करके उसको यूज़ करती है कंसोल लॉग करने के लिए, और वो एक्चुअली कंसोल लॉग हो रहा है। तो हमने ये प्रोग्राम भी एक लिख लिया, ठीक है। तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था डाटा टाइप्स का, ठीक है। डाटा टाइप मैंने बताया था रैम में आप किस किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, उसको कहते हैं डाटा टाइप्स। अभी अभी जो हमने ये डाटा टाइप स्टोर की है इसको स्ट्रिंग कहते हैं, या आम अल्फाज में इसको टेक्स्ट कह लें, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, जैसे अभी अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है और मैं इसको सेव करता हूँ और अगेन कमांड रन करता हूँ, तो वो कुछ भी जो हमने लिखा था वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये एक डाटा टाइप है। अब हम दूसरी डाटा टाइप्स भी देखते हैं। एक और डाटा टाइप जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है नंबर, ठीक है। सो माई एज लिख लेते हैं, ठीक है। माई एज जो है डेफिनेटली एक नंबर होगा। सो उसके लिए स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए सीधा आप नंबर लिख सकते हैं। सो ये नंबर डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है और ये नंबर डाटा टाइप है, ठीक है। उसके अलावा एक और डाटा टाइप है, उसको बुलियन कहते हैं। बुलियन, यस, काफ़ी वियर्ड नाम है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स जो है वो स्टोर हो सकता है। इसके लिए मैं दोबारा अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिटेल्स वाला जो पैनल है ये एक वेरिएबल के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होती है, बुलियन ट्रू, तो ये ओपन है। अगर उसकी फॉल्स होती है तो ये शो नहीं होता। मैं आपको कोड में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन हमने यही बनाना है। सो हम वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, इज़ पेन ओपन, ठीक है। इस तरह का एक वेरिएबल इस फाइल एक्सप्लोरर के कोड में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। उसका नाम ऑब्वियसली कुछ और उस डेवलपर ने रखा होगा, लेकिन हम इसको रख देते हैं इज़ पेन ओपन। ये यूजुअली इस से शुरू होता है इसका नाम। ये अगेन रवायत है, लाजमी नहीं है आप इसका नाम ये रखते, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको फिर ये नाम दोबारा याद रखना है, क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं इज़, जो कि मैंने पहले लिखा था, राइट। ये कर देते हैं और इसके अंदर या तो हम ट्रू की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ऐसे, या फॉल्स, ठीक है। दो ही वैल्यूज़। अगेन ये ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली आप इसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इस पेन ओपन को हम फॉल्स या ट्रू कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ करेगा नहीं, सिंपली रैम के अंदर स्टोर कर देगा ट्रू या फॉल्स को, लेकिन जब तक हम इस वेरिएबल को कहीं पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो हम इस एग्जांपल को एक्चुअली छोड़ ही देते हैं। हम जो मेरी एग्जांपल है उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एम आई प्रोग्रामर, ठीक है। सो अगेन मैंने वो कैमल केसिंग यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है लेकिन रवायत है जावास्क्रिप्ट में इसको यूज़ करना, तो मैंने कर लिया। सो ये इजी टू रीड हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, ये कैपिटलाइज ना करूँ वर्ड्स को, लेटर्स को, तो ये क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। सो इसको ऐसे कैपिटलाइज कर लेना बेहतर कर देता है उस प्रोग्राम को, यानी उसको उसके कोड को रीड करना ईजी कर देता है। सो एम आई या प्रोग्रामर, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा और होपफुली आप भी इसको ट्रू रखेंगे जब आप सीख लेंगे।
सही हो गया। और ये एक वेरिएबल हमने और बना लिया और एक और डाटा टाइप हमने सीख ली जो कि है बूलियन डाटा टाइप, जिसकी वैल्यूज़ ट्रू या फॉल्स होती हैं। ये नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये स्ट्रिंग है, ये कुछ भी हो सकता है। एक और डाटा टाइप देख लेते हैं और वो है अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे वो आपको अभी सिखानी चाहिए कि नहीं। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, आई थिंक वो अभी रहने देते हैं। तो ये 3 डाटा टाइप्स ही अभी हम सीखते हैं और इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको लाइक किसी ना किसी तरीके यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन तो करते जा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। सो इधर हम अब सीखते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होती हैं और इनका काम क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना, या चेंज करना या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना। सो वो स्टेटमेंट्स होती हैं, लेट्स से सबसे मशहूर जो है और सबसे ज़्यादा कॉमन वो है इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, इफ़ स्टेटमेंट का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है। सो ये 3 चीज़ें आपने लिख लेनी है, इफ़, स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसके अंदर वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ माई एज इज़ बिगर देन 30, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग नो आई एम 30, ठीक है। अब मैं अगर मैं इस कोड को अभी चलाऊं तो आपको क्या लगता है कंसोल में या कमांड लाइन में क्या आउटपुट आएगी, आपको क्या लगता है। इफ़ माई एज इज़ बिगर देन 30 देन रन दिस कोड। सो लेट्स रन। आप देखेंगे ये वाली कंसोल लॉग स्टेटमेंट नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि मेरी एज 30 से ज़्यादा नहीं है, मेरी एज 25 है, राइट। सो मैं अब कहता हूँ अगर 20 से ज़्यादा है सो मैं लिखूँगा आई एम ओल्ड, साथ थोड़ा सा टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। ओ नो आई एम ओल्ड, ठीक है। ये क्यों आया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि मेरी एज एक्चुअली वाकई में ट्रूली 20 से ज़्यादा है, जो कि 25 है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ किया। अब इस वेरिएबल में जो रैम में वैल्यू स्टोर थी जो कि 25 थी, इसने एक्चुअली कंपेयर उसको किया, ठीक है। 25 इज़ बिगर देन 20, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू रिटर्न करेगी, तो ये इफ़ वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, यानी ये प्रोग्राम का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करता है, राइट। सो हमने ये चीज़ भी अभी देख ली। सो इफ़ के साथ एक और स्टेटमेंट भी साथ में आती है, उसको एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि इफ़ के साथ ही यूज़ होती है। सो एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरह से यूज़ होती है। अगेन उसके अंदर ये ब्रैकेट्स आती हैं कर ली, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है जो इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो ये कोड चलेगा। अगर फॉल्स होती है तो ये वाला कोड चलेगा जो इधर मैं अभी लिखूँगा। सो मैं इधर लिख देता हूँ ओ यस आई एम फाइन, oh actually better, ठीक है, ऑफ कोर्स। सो ये हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट लिखी जो कि अगर ये ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये कोड चलेगा, राइट। सो माई एज इज़, आपको अभी कोड देख के ही शायद अंदाज़ा हो गया हो कि कौन सी वाली चलेगी, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है तो ये वाला कोड चलेगा,
हम इसको सेव कर लेते हैं और कोड को दोबारा चलाते हैं। ओह नो, आई एम ओल्ड। ठीक है, और अगर मैं अपनी एज को 19 कर देता हूँ, ठीक है, सो अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और मेरा जो दूसरा स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, ओ यस आई एम नॉट गोना डाई एट। ठीक है, सो ये इफ़ का जो है इफ़ जो है स्टेटमेंट, उसको हमने यूज़ किया जो कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। और हमने ये 3 डाटा टाइप्स यूज़ किए हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करना देखा है कि हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। हम एक और चीज़ भी देखते हैं, हम नंबर को भी प्रिंट करते हैं एक्चुअली, ताकि आपको पता चले कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब प्रिंटिंग के लिहाज से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली ये 2 मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, इन पे 2 मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जिसको हम मज़ीद वीडियोस में देखेंगे। लेकिन प्रिंट होने के लिहाज से दोनों सेम ही प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो माय नेम है वो प्रिंट हुआ है और फिर मेरी एज जो है वो प्रिंट हुई है। ठीक है, और यहाँ इन 2 कंसोल लॉग स्टेटमेंट में से एक वक्त में सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि ये इफ़ और एल्स कंडीशंस के अंदर लिखे हुए हैं। अगर ट्रू होगी तो ये चल जाएगा और अगर फॉल्स होगी तो ये चलेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये अच्छा वक्त है कि इस वीडियो को एंड किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो मुझे अभी इसे एडिट भी करना है और फिर जो है हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में अभी अभी मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो मज़ीद एडवांस चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट की, वो सीखेंगे। ठीक है, सो अगली वीडियो में मिलते हैं।